मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर अहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया की टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते हैं, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो अहान जैसी रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब्स में जाते थे, मगर अहान की लाइफ में 3 चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगे होटल में खाना खिलाते देखता था तो वो खुद से कहता था, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसी किसी महंगे होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी ना तो वहां बैठे सारे रईसजादों के सीने पर सांप लौटेंगे। शनाया ने अहान चौंक कर उठ खड़ा। मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। अहान के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन अहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही अहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर अहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। मेरे प्यारे जीजा जी, फोन नहीं उठाते आप? ये वो मैम। अच्छा वो सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, साहू ज्वेलर्स पे मेरा एक नेकलेस पड़ा है, मैंने ओनर को कॉल कर दिया है, वहाँ जाके नेकलेस कलेक्ट करके मेरे घर पे आइए। शगुन, मुझे बैंक जाना है और ये बैंक जाने का तेवर किसी और को दिखाइएगा जीजा जी। वैसे भी आपको हमारे फैमिली के टुकड़ों पर ही पलना है ना? तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। और हाँ, नेकलेस के साथ में ओनर आपको 30,000 रुपए भी देगा, वो लेकर मेरे घर पे आ जाइए और 30,000 रुपए में से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, समझे ना? देखो शगुन, आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की। दूसरी बात ये कि अगर मुझ पर इतना डाउट है तो किसी नौकर को भिजवा के करवा लो। क्या है ना, बहस करने की इजाजत आपको है नहीं, तो जितना काम कहा जा रहा है उतना कीजिए। 1 घंटे के अंदर नेकलेस और पैसे लेकर मेरे घर आ जाइए। और फिर से कह रही हूँ, 30,000 रुपए में से 1 भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। बाय। अरे है दीदी को बुलाओ यार, है दीदी। जल्द ही अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, अहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपने सैंडल की तरफ देखकर कहा, यामिनी, ये देखो ना, तुम्हारे आते आते मेरा बेल्ट टूट गया चप्पल का। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं नौकर से कह दूंगी, वो ठीक करवा कर लाएगा। ना ना, मैं नौकरों पे भरोसा नहीं करती। मेरी चप्पल महंगी है, तो एक बार टूट गई चप्पल तो मैं दोबारा पहनती नहीं। लेकिन क्या करूं, घर भी तो जाना है ना। अहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। डोंट वरी, नौकर नहीं है, नौकर से थोड़ा ऊपर ही है, वो तुम्हारा काम अच्छे से करेगा। आज सुनो, ये चप्पल लो और इसे ठीक करा कर लाओ। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, ये सब काम दामाद से
अच्छा नहीं लगता। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी ऐसे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग को भी कोई काम हो तो बता देना। हाँ? दामाद है तो क्या हुआ, चप्पल भी ठीक नहीं करा सकता? कुछ तो करे, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। शगुन का काम करना चाह रहा हूँ। बहस मत करो, जो काम दिया है वो करके आओ। दामाद है तो दामाद की तरह रहो। भिखारी कहीं का। पता नहीं शनाया की जिंदगी में ऐसा क्या लिखा था कि तुम जैसा निठल्ला पति मिला उससे। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रैप दिखाकर कहा, ये वाली चप्पल ठीक करना है, महंगी दुकान में ठीक करवाना। समझ में आया? कहते हुए उसने आहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दिया। ना चाहते हुए भी आहान को यह काम करना ही पड़ रहा था। उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया ने मैसेज किया। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रहता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं मिलता था और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। रास्ते में आहान को एक फूलों की दुकान मिली और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। जैसे ही आहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना आंटीज और सासू माँ, आप लोगों को सादर प्रणाम। पर शनाया से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। थोड़ी सी डांट सुन लेंगे आपसे। और फिर उस पैसे से आहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा कि तभी सामने से आने वाले एक आदमी से आहान टकरा गया। उसका नाम देव मल्होत्रा था। यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं और ऐसे टहल रहे हैं जैसे तुम्हारी खाले जी का घर है। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए बस उस बुके की तरफ देखा। उधर शनाया अंदर से ये नजारा देख रही थी। तभी आहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया और वो शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। वो शनाया की तरफ बढ़ा। अब जाने भी तो शनाया, जो हुआ मेरे साथ वो हुआ। और तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जो बात गई वो बात गई। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए आप मुझसे, दूर हटिए। आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखी है मेरी जिंदगी। आहान को एकदम से झटका सा लगा। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पता नहीं कौन से बाबू की सजा मिल रही है मुझे। नहीं, आप चाहते क्या? पापा ने हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई थी, वरना आप तो कभी मेरे लायक थे ही नहीं। और आज भी आपको पति कहते हुए मुझे शर्म आती। अरे आज तो ड्राइवर नहीं था इसलिए आपको बुला लिया, पर मुझे क्या पता कि मेरा पति इस काम के भी लायक नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे सबसे पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। अब कैसे होगा काम मेरा? आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, मैं जहां पर भी जाती हूँ आप मुझे बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं कर सकते।
बदनुमा दाग बनकर रह गए आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल आई। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, क्या है ये सब? क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? फेंको इसे डस्टबिन में। फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहीं से जा चुकी थी। तभी आहान के सामने काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसकी यहाँ आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप आकर अपना बिजनेस संभालें। आखिर कौन है ये आदमी? आहान के साथ शनाया के इस बर्ताव का कारण क्या है? क्या है आहान की कहानी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने लगा। मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता। मैं भी आपके पिताजी का एक नौकर ही हूं। पर हाँ, उन्होंने जो काम बोला है वो तो मुझे करना ही होगा। सीधे पॉइंट पर आइए। पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा ये चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभालें। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं। और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं। तो फिर ये सब मुझे क्यों देना चाह रहे हो? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वो तो मीटिंग में बिजी थे ना। और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो बेहतर ये होगा कि आप चले जाइए। आहान के इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने जिद्दी हैं। वो आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए विक्रम, और जाके बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, ये बात गलती से भी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूँ। और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। चलिए। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे वो किसी हालत में चाहिए। उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ। मुझे आहान हर हालत में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। ये बताओ, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फोन। तो फोन दो उसे।
उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। अहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि वो किसी क्लाइंट के साथ है। तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए तुम्हारे साथ वो आई नहीं। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। अहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। कमाल शनाया, पिक अप द फोन। वो लगातार शनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर अहान बाहर निकला। अहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था मगर अहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। अहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं आई। यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। जी तो कर रहा तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शनाया ही डिसाइड करेगी। आउट। पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। आप ऐसी हालत में नहीं हो जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? कैसे आई मैं यहाँ? कैसे आई हूँ मैं यहाँ? नहीं, एक सेकंड, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने स्तर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की कैसे? नहीं, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? शनाया, तुम कल रात को नशे में थी। मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको यहाँ लाया, और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए। अब शनाया को बीती रात की सारी घटनाएं याद आ गई जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। पर अगर आप ये समझते हो कि आप इस बात का फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो तो ये दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कितना जरूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना घटिया इंसान निकलेगा।
कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त हैं। आखिर में फिर शनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा ही लिया। कुछ ही देर में वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फोन की दूसरी तरफ? क्या आहान और शनाया के बीच मिटेंगी दूरियां? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM